गुड इवनिंग क्लास। आइए बीपीएससी के इस कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग का उद्देश्य है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर रिजल्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। चैनल का नाम अलास्का एजुकेशन ग्रुप है। आइए बीपीएससी के जो हम लोग जो अभी क्रैश कोर्स टाइप का मैराथन बैच जिसको बोल सकते हैं, उसमें हम लोग बात किए थे हिस्ट्री पढ़ने का। बात किए थे, तो आइए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज मेरा पहला क्लास है बीपीएससी सीरीज का, फास्ट ट्रैक सीरीज इसको मानिए। बहुत कम समय में, चूँकि समय कम है, अगस्त के लास्ट वीक में कमिटमेंट है बोर्ड का कि एग्जाम ले लेगा, इसलिए कम समय में हम लोग बीपीएससी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी के हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे जगह का नाम आएगा, जैसे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन चीज़ें आएंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ है, कैसे है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप देखने के बाद हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आइए थोड़ा सा पहले मैप हम लोग देख लेते हैं। पहले भारत का मैप देख लेते हैं, और एक चीज़ और देखिए कि आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। भारत का मैप बहुत ज़रूरी चीज़ है। पता है 10 बार 20 बार प्रयास करेंगे तो लगभग भारत जैसा दिखने लगेगा। तो एक हम लोग मैप पहले बनाएंगे। ये हो गया आपका ये आपका लगभग भारत हो गया है ना। तो हम लोग इस भारत में देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर हमारा सबसे ऊपर में हो जाएगा, नीचे में तमिलनाडु हो जाएगा। तो हम लोग लगभग सारे राज्यों को एक झलक में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हालांकि आंध्र प्रदेश और बड़ा होगा, तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है ना। इधर आइएगा तो केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएंगे, इधर राजस्थान हो जाएंगे, हैं। बीच में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर एक राज्य है आंध्र प्रदेश से जो बढ़ के राज्य हमारा बना था, वो हो जाएगा तेलंगाना। इतना आप जब देखेंगे तो लगभग आपको 20 राज्य हो जाएंगे। इतना में आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 राज्य हो जाएंगे इतना में। तो हमारा 20 राज्य आपको समझ में आ रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही बढ़ रहा है तेलंगाना। तेलंगाना आपका नीचे तमिलनाडु हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, गोवा। छोटा सा गोवा है, बहुत कम क्षेत्रफल वाले हमारा राज्य है, छोटा सा गोवा है। इसके जस्ट ऊपर में आ जाएगा तो आप महाराष्ट्र का आप क्षेत्र देखेंगे, जहाँ पर अभी राजनीतिक हलचल मचा हुआ है। ये आपका गुजरात हो गया, जहाँ से हमारे पीएम साहब हैं, और ये हमारा राजस्थान हो जाएगा, और इसके जस्ट बीच में हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। तो ये हम लोग लगभग 20 राज्य देख लेंगे, है ना। 20 राज्य, इतना हम लोग का 20 राज्य कवर हो गए। तो हम लोग इतना 20 राज्य को हटा लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य बच जाएंगे, एक झलक उसको भी हम लोग देख लेंगे।
बाकी हमारे पास 8 राज्य और आना चाहिए, 28 राज्य होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतना सारा तोड़ मोड़ हुआ तो फिर भी 28 29 कैसे कैसे कर दिए, तो ये हुआ। जैसे तेलंगाना हम लोग को टूट के बना था तो 29 राज्य था, जम्मू कश्मीर भी तो टूट गया, अब वो राज्य नहीं रहा, फिर से 28 हो गए। अब इसमें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी हम लोग जब देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के एक बनाया गया और कुछ को डिवाइड किया गया, जैसे कि हमारे राज्यपाल के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख एवं कश्मीर क्षेत्र चल रहे हैं। आइए हम लोग इधर देख लेते हैं थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत में, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और घट रहा है, ये हो जाएगा इधर सिक्किम हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। देखिए जोड़ लीजिए एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उतना हम लोग कल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 8 राज्य इधर हो गए, 20 राज्य उधर बताए थे, 28 राज्य। तो ये पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं। तो हम लोग लगभग राज्यों को देखने का प्रयास किए। ये हम आपको ज्योग्राफी में ले नहीं चल रहे हैं, दरअसल हम आपको जब बोलेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर किधर है तो आपको एक माइंड में आना चाहिए कि हाँ जम्मू कश्मीर ऊपर में है। मध्य प्रदेश के कायथा एवं मालवा संस्कृति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश मध्य में है, इसलिए हम एक बेसिक बता दिए। और आइए थोड़ा सा हम लोग विश्व के मैप पे एक झलक देख लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमारे चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, जैसे हम बोलेंगे ईरान से कुछ लोगों ने आया और आकर हड़प्पा सभ्यता मध्य एशिया के निवासी थे, आप कैसे पहचान पाएंगे? तो इसलिए एक झलक हम लोग विश्व का मैप देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आइए विश्व का मैप देखते हैं। एक प्रयास भी करना है कि लगभग इंडिया के और विश्व का मैप हम लोग बनाए ना, ये जरूरी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ जूता के आकार का है इटली, लगभग ये लगभग हमारा एशिया का बेल्ट हो गया, यूरोप का बेल्ट हो गया और ये अफ्रीका का बेल्ट हो गया। अब हमारा बच गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया इन सबको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए थे, बोर्ड को कवर कर लिया, हम आपको समझा नहीं पाए। देखिए छोटा मैप कैसे बनाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब आइए थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग चीज़ देख लेते हैं। हमारा इंडिया यहाँ पर है, अरब देश ये वाला हो जाएंगे, अफ्रीका का देश ये वाला है, यूरोप का कंट्री लगभग ये वाला है, छोटा सा कंट्री, क्योंकि ये यहाँ पर रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि यूरोप में भी आता है, जिसको यूरेशिया हम लोग बोलते हैं, पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। चीन यहाँ है और छोटका देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबको पानी पिला दिया, जापान, वो लगभग हमारा यहाँ पर है। इसका द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, आपके समुद्र में ही द्वीप है इसका, प्रशांत महासागर के। जब इसको मोड़ के देखेंगे ये वाला हमारा अटलांटिक महासागर हो जाएगा और इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत, इधर हिंद महासागर। ये ऑस्ट्रेलिया है, हम इस पे नहीं आने वाले थे। हमारे कहने का मतलब है कि मध्य एशिया के निवासी जब कहेंगे तो आप इन बेल्टों को फोकस करेंगे। ये लोग ही चारागाह के खोज में इधर भारत आएगा। तो ये मूल रूप से बताने का मूल उद्देश्य था।
ऐसे ये इसलिए भी बता दिए कि आप अपना घर पे एक मैप से प्रैक्टिस कर लेंगे कौन सा जगह कहाँ पे है। इससे क्या होगा कि आपको एक इतिहास में भी पकड़ बनाने का एक अच्छा सा आपको सपोर्ट मिलेगा, इतिहास में पकड़ बन पाएगा। जरूरी चीज़ है, मैप बहुत ज़रूरी चीज़ है, तब ना आप किसी भी चीज़ों को जज कर पाएंगे कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। आइए हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इतिहास काफ़ी रोचक सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है कि हाँ इतना भारी है, कैसे कर पाएंगे, हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, इसको कितना रटेंगे, डेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम लोग बच्चा थे तो दादा दादी की कहानियाँ समझ में आ जाती थी। बीच में से कोई पूछता था कि हाँ राजा किसको मारा, तो हम लोग को याद रहता था कि राजा ने बदमाश को मारा, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग बच्चा में कहानी सुन के जब हम लोग चीज़ों को याद कर सकते थे, तो इतिहास भी हम लोग कहानी के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, टू द टॉपिक हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि संपूर्ण इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल, इसको बोल दीजिए, 3 काल खंडों में बांटा गया। प्राचीन काल, दूसरा मध्य कालीन, अगर हमारे भारत का सापेक्ष देख रहे हैं तो मध्यकालीन भारत हो जाएंगे, भारत के सापेक्ष में प्राचीन कालीन भारत हो जाएंगे। और एक होता है आधुनिक काल। अब इन तीनों काल खंडों को हम लोग समझेंगे। प्राचीन काल का जो द इंड होगा वो लगभग हम लोग हर्षवर्धन के मृत्यु जब होता है 647 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, तब से हम लोग मानेंगे कि यहाँ से लगभग प्राचीन काल समाप्त हो गए और मध्यकालीन युग में आ गए हम लोग। इस समय मुस्लिम आक्रमण ढेर सारे होंगे और मध्यकालीन हम लोग भारत को देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी को लाएंगे यहाँ पर और आक्रमण करेंगे। फिर यहाँ पर सल्तनत काल डेवलप होगा, मुगल काल डेवलप होगा। फिर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, तो लगभग हम लोग यहाँ से आधुनिक काल को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि ये तिथि निर्धारित नहीं करता है कि कौन सा काल प्राचीन काल है, कौन सा काल मध्यकालीन काल है, कौन सा काल आधुनिक काल है। आप सोच के देखिए, कोई ये कह सकता है कि हम मर गए तो इसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु से हम लोग नहीं निर्धारित करेंगे कि आधुनिक काल यह काल है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिवेश चले आ रहे थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, किस घटना के बाद परिवर्तन हुआ। तो लगभग औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाएगा तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की पतन हो जाएगी और उसके बाद आधुनिकता का काल प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ अंग्रेज होंगे और अंग्रेज लोग क्या करेगा कि ढेर सारे आधुनिक चीज़ों का निर्माण करेगा अपने सुख सुविधाओं के लिए, जिसमें भारत भी लाभान्वित होगा। आइए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक प्राचीन काल। प्राचीन काल का हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस जिसको मालूम नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम मैक्सिमम छात्रों को क्या देखते हैं, किताब उठाएं, पलटें, ले कभी मध्यकाल पढ़ना शुरू कर दिया, कभी आधुनिक काल पढ़ना शुरू कर दिया, कभी प्राचीन काल, ऐसे में हौच पौच हो जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ को आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी याद कम होगा, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इस घटना के बाद ये घटना हुआ होगा, इस घटना के बाद ऐसा घटना हो सकता है। तो ये रिलेट करना जो है ना, सीखना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले सिलेबस को जान लेते हैं कि हम लोग प्राचीन काल में इस चैनल के माध्यम से, अलास्का एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से क्या क्या पढ़ा जाएगा। फास्ट ट्रैक में पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आते भी जाएगा और सिलेबस में हम लोग समय के साथ कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं सिलेबस में हमारा क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको ट्रिक से कर देते हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ एक ट्रायंगल बना लीजिए, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए हड़प्पा। यहाँ पर ऋग्वैदिक, यहाँ उत्तर वैदिक,
और यहाँ महाजनपद, और सबसे जो टॉप पे होगा वो हो जाएगा मौर्य। और यहाँ से जैसे हड़प्पा से आप देखेंगे तो थोड़ा सा उत्थान की काल रहा है। यहाँ से हड़प्पा वासी की अपेक्षा ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद उत्थान का काल रहेगा। और सबसे टॉप पे हम लोग मौर्य आ जाएंगे। इस समय भारत मजबूत रहेगा एकदम। मौर्य काफ़ी साम्राज्य विस्तार करेंगे और हिंदू कुश पर्वत तक यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल जाएगा। इसके बाद पतन स्टार्ट हो जाएगा। मौर्य के बाद हम लोग चलेंगे मौर्योत्तर, इसके बाद गुप्त, इसके बाद गुप्तोत्तर, ये रहेगा। बीच में हम लोग उससे हड़प्पा से जो पहले पढ़ने का कार्य करेंगे वो हमारा रहेगा पाषाण काल। ये छोटा सा टॉपिक है, समझने वाला चीज है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये पाषाण काल, ये आपका ट्रिक है। ऐसे आप याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। आप एक बार मन में भी बोलेंगे हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसके बाद हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा पाषाण काल। इसके बाद नहीं, इसके पहले हम लोग देख लेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न कर दिया करता है, तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे। जब सुनना ही है, जब फास्ट ट्रैक में देखना ही है, तो हम लोग पाषाण काल को भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाषाण काल का शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, उसके बाद पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर के साथ हम लोग लास्ट करेंगे। और अभी हम लोग जो पढ़ने का कार्य करेंगे वो हम लोग सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए पाषाण काल हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट काहे करना है। पाषाण काल, पाषाण करने का मतलब पत्थर होता है। पत्थरों के प्रयोग के आधार पे जब मानव एकदम समझ उसको नहीं था, जब उसकी बुद्धि नहीं थी, तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। भोजन तो चाहिए, एक बुड़बक व्यक्ति भी है, एक जिसको नहीं बुझाता है उसको भी खाना चाहिए। तो भोजन का कहाँ से वो व्यवस्था कर पाएगा। इसके लिए जो प्रारंभिक मानव थे, जो शुरुआती मानव थे, जिसने बंदर से मानव के रूप में वो तब्दील हुए, तो वो जो मानव थे वो अपना भोजन का व्यवस्था करने के लिए पत्थरों पे निर्भर किए। क्योंकि समझ कम था, इसलिए बड़े बड़े पत्थरों के आसपास ये रहना शुरुआत किए। बड़े बड़े पत्थर, जहाँ पर बड़ा बड़ा पहाड़ हुआ करता था। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पाषाण काल का वैसा कुछ लिखित स्रोत वगैरह तो कुछ मिला नहीं है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों के आसपास रहते होंगे। मानव लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पर रहते होंगे। नीचे से जब जानवर जा रहा है, बड़ा सा पत्थर गिरा दिया, जानवर उससे दब गया, बाकी सारे जानवर भाग जाएंगे, तो फिर मानव जाकर उस मसल उसको खाएगा या समथिंग इस तरह से जीवन यापन करेगा। तो पत्थरों के प्रयोग के आधार पे हम लोग पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला जो कालखंड है वो आपका है पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल है। दूसरा जो पाषाण काल है वो है मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है वो है नवपाषाण काल। पत्थरों के प्रयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। वैसे भी पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। फिर जब आप डीप में जाएंगे तो पूरा पाषाण काल को भी बांटा गया है कई भागों में, मध्य पाषाण काल को भी बांटा गया है, इधर नवपाषाण काल को भी। तो हम लोग को उतना डीप इसलिए भी नहीं जाना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन राइज होंगे नहीं। हम लोग को आगे वाले चैप्टर से क्वेश्चन राइज होंगे, तो हम लोग इसको हल्के में समझते हुए चलते हैं, एक समझ स्तर विकसित करते हुए चलते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है ना, वो पूरा पाषाण काल के समय जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे,
वे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हैं। सवाल उठता है पता कहाँ से चला कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ आपको जगह है, सोहन घाटी, बेलन घाटी, भीमबेटका। तो भीमबेटका जो जगह है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। आपका इधर सोहन घाटी गुजरात के साइड में पड़ जाएगा, बेलन घाटी इधर पड़ जाएगा। तो ये सब जो जगह है ना, ये पूरा पाषाण काल को बताता है कि इस समय मानव यहाँ पर निवास करते थे। और क्या हम लोग पूरा पाषाण काल में देख पाएंगे? तो पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया। हालांकि आग का प्रयोग बाद में लोग किया। नव पाषाण काल आते आते ये पका हुआ मांस खाना शुरू करेगा, चावल धान उगाना शुरू करेगा, लेकिन आविष्कार उसी समय हो गया है, पूरा पाषाण काल के समय। हमने और क्या पॉइंट इसमें देखा? बड़े पत्थरों का प्रयोग हमने देखा। बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, बहुत भारी भारी पत्थरों का प्रयोग करता था। मानव को उतना समझ था नहीं, बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, आग का आविष्कार करता था। तीसरा हम लोग जो पॉइंट देखेंगे, पूरा पाषाण काल में चित्रकला का डेवलपमेंट कर चुका था मानव। पूरा पाषाण काल में ही चित्रकला का डेवलपमेंट कर चुका था। तो आपको लगेगा कि चित्रकला कैसे करता होगा मानव, क्योंकि जब इसको समझ ये नहीं है कि छोटे छोटे पत्थर से अगर जानवर को मारेंगे तो घायल हो जाएगा, वो चित्रकला करेगा। तो चित्रकला करने का मतलब है कि आप ब्रश और पेंट लेकर नहीं बैठिए। चित्रकला करने का मतलब है कि मनुष्य गया, कोई भी गुफा में बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, रगड़ दुगड़ दिया। ये चित्रकला के अंतर्गत आता है, जो कि चित्रकला का प्रमाण मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें मिला है। अभी भीमबेटका आपको दिखा रहे थे कि भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहां से चित्रकला का प्रमाण मिला है। आप छोटा बच्चा को देखते होंगे, वो सबसे पहले क्या करता है? दीवार पे ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे भुकड़ेगा, ऐसे ऐसे रगड़ देगा। ये चित्रकला है, उसके मन में उपजा हुआ एक कला है, चित्रकला। तो ये जो कला का डेवलपमेंट हुआ, वो शुरुआत में ही हो गया था, जब मनुष्य का बुद्धि बाल्य बुद्धि जैसा था, कम विवेक था। उस समय चित्रकला का डेवलपमेंट का हमको जो साक्ष्य है वो भीमबेटका से मिला है ना। तो पाषाण काल में ये कुछ हम लोग प्रमुख चीजों को देख पाए। बड़े पत्थरों का प्रयोग, आग का आविष्कार हो जाना, चित्रकला का विकास हो जाना। और हम लोग अब देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम लोग क्या देख पाएंगे? ये जो मध्य पाषाण काल है ना, इस समय मानव थोड़ा बुद्धिमान हुआ। इसको लगने लगा, हाँ इतना बड़ा पत्थर उठाते हैं, इतना लोग मिलकर मेहनत करते हैं, एक जानवर को मारते हैं, ढंग से पेट नहीं भर पाता है इतना लोगों में बांटने के बाद। तो क्या करें? एक काम करते हैं, छोटे पत्थर उठाते हैं, आदमी की संख्या घटा देते हैं, और तब एक जानवर मारेंगे, तब थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा। तो इस समय क्या किया मानव? अपेक्षाकृत छोटे पत्थरों का प्रयोग किया मानव। अपेक्षाकृत छोटे पत्थरों का प्रयोग किया। आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि मानव थोड़ा छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, थोड़ा विवेक लगाना शुरू किया। इसका हमको उदाहरण सोहन घाटी, बेलन घाटी, तो जो हमारा पूरा पाषाण काल का था, इसमें बुर्ज होम एवं गुफक्रात जैसे जगह पे हम लोग देख पाए कि मध्य पाषाण कालीन मानव निवास स्थान है उनका। और हम लोग अब क्या देखेंगे? नव पाषाण कालीन मानव के बारे में देखेंगे। नव पाषाण कालीन,
इस समय जो मानव है वो बिल्कुल विकास कर चुका है, उसको बहुत बुद्धि हो गया है। अब मानव कृषि का आविष्कार कर चुका है, चाक का आविष्कार कर चुका है, पहिया का आविष्कार कर चुका है। और हम लोग क्या देखते हैं, कहीं कहीं गर्त निवास देखते हैं कि गड्ढा खोद के मनुष्य रहने का कार्य कर रहा है, जैसे बुर्ज होम वगैरह में देखते हैं। तो ये नवपाषाण कालीन है, कृषि का आविष्कार हो चुका है, चाक का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, मनुष्य नई जिंदगी का एक प्रारंभ कर दिया है, मनुष्य बहुत समझदार हो गया है। पत्थर का प्रयोग अभी भी है, ये सबसे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया मानव। अब मानव तेज हो गया, छोटा पत्थर फेंक के मार दिया, अकेले खाया, दम भर खाया। तो नवपाषाण कालीन तक मनुष्य समझदार हो गया। इसके बाद जब पाषाण काल का लगभग जब मनुष्य एकदम समझदार होते जा रहा था, तो हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इस समय के बाद, ऐसा नहीं है कि आज के बाद कल से हम समझदार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझदारी का एक क्रम चलता है, होते 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 ठोकरे खाते खाते लोग समझदार हो जाते हैं, है ना। तो ये जो पाषाण काल का है, ये क्रम चला। एक लंबा समय के बाद मनुष्य को लगा कि नहीं, अब बहुत छोटे पत्थरों का प्रयोग करना है, और उसके साथ साथ एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य सोचेगा कि पत्थरों का प्रयोग ही नहीं करना है, साथ में मिल के एक जगह रहना है, एकजुट होकर रहना है, ग्रामीण संस्कृति का निर्माण करना है, और साथ में मिलकर कृषि कार्य करना है। कुत्ता को भी पालतू पशु बना लिया है नवपाषाण काल में मानव। अब आइए, जो दूसरा पाषाण काल के बाद जो डेवलप करेगा ना, वो ताम्र पाषाण काल डेवलप करेगा। यह है आपका ताम्र पाषाण काल। इस समय मनुष्य तांबा का को से परिचित हो चुका था। अब मनुष्य क्या करने लगा, एक साथ रहने लगा। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य एक ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट किया। आपको हम बताते हैं कहाँ कहाँ ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, जो हमें प्रमाण मिला है, जो हम वहाँ के पुरातात्विक स्रोतों से पता लगाए हैं कि मनुष्य यहाँ पर जरूर एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में डेवलप करके रह रहा होगा। आइए सबसे पहले एक छोटा मोटा मैप हम लोग ऐसा ही बना लेते हैं, एक आउटलाइन डेवलप करने के लिए, समझने के लिए। ये हमारा भारत है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये है मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र का बेल्ट है, ये राजस्थान का बेल्ट है, ये आपका पाकिस्तान का बेल्ट है। इन क्षेत्रों में मनुष्य ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट किया और एक साथ रह के, एक समूह में रह के कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। अब मनुष्य जो है खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक हो गया। मनुष्य धान उपजा कर रखना शुरू कर दिया, गेहूं उपजा कर रखना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले कल में विपरीत समयों में इन सारे खाद्य पदार्थों का सही तरीका से प्रयोग किया जा सके। तो आप देख पाएंगे तो जो महाराष्ट्र में जो संस्कृति डेवलप हुई, उस संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। ये अच्छा प्रश्न है, जोरवे संस्कृति। अपना अपना संस्कृति होता है, तो इस संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। मध्य प्रदेश में जो डेवलप हुए, यहाँ का नाम है कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। मालवा का पठार वगैरह भी आप पढ़ेंगे, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। राजस्थान में जो हुआ आहड़ संस्कृति। इधर जो हुआ, जो पाकिस्तान बेल्ट में हुआ, सिंध प्रांत में, वहां पर होगा झुक्कर एवं झाकर संस्कृति। झुक्कर झाकर संस्कृति। अब देखिए, आपको लगेगा कि इतना नया नया टर्म ला रहे हैं, कहां से हम लोग याद कर पाएंगे। आसान है, महाराष्ट्र महान है, जोर होगा। मामूली आदमी तो महान बनेगा नहीं, तो जिसमें जोर होगा
महान बनेगा महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। क्योंकि मालवा का पठार इधर ही है, तो कायथा और मालवा हम लोग याद रखेंगे। क्या मालवा? राजस्थान में लू वगैरह बहुत चलता है, अंधर बहुत आता है, मन में सेट करेंगे आहड़ संस्कृति। और इधर सिंध बेल्ट जो पाकिस्तान का बेल्ट है उसको झुक्कर झाकर मानेंगे, बेकार मानेंगे, झुक्कर झाकर। तो हम लोग इस तरह से एक टर्म बनाएंगे याद करने का, ताकि हमारा दिमाग में सेट रहे। अब ताम्र पाषाण काल से हम लोग अब जो प्रवेश करेंगे, यही मानव एक सभ्यता डेवलप करेगा। चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता है और अब गांव से धीरे धीरे शहर बनेगा। आप गांव को वाच कीजिएगा। ग्रामीण, अच्छा गांव किसे कहते हैं? गांव का क्या परिभाषा है मालूम है? मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। लोग समझता है कि जहाँ सुविधाएं नहीं है वहाँ गांव है, जहाँ लाइट नहीं आता है वहाँ गांव है, जहाँ पक्की सड़कें नहीं है, जहाँ गलियों में कार नहीं घूम सकता है वो गांव है। ऐसा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। गांव वैसा जगह है जहाँ के लोग प्राथमिक उत्पादों पे निर्भर हों। अब सवाल आता है प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो प्राथमिक उत्पाद जैसे आपका धान हो गया, चावल हो गया, जिसको कहीं मार्केट में खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। धान फैक्ट्री में नहीं बनेगा, गेहूं फैक्ट्री में नहीं बनेगा, ये उपज होगा। और उपजा हुआ चीज प्राथमिक उत्पाद है। सेब, संतरे वगैरह जहाँ भी है, ये सब प्राथमिक उत्पादों पे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राथमिक उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उत्पाद पे नहीं, द्वितीयक उत्पाद पे नहीं, उसे गांव कहते हैं। तो आप एक क्रम देखिएगा। ये बताने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि आप क्रम देखिएगा। पहले तो हुआ पाषाण, इसके बाद हुआ ताम्र पाषाण। तो ताम्र पाषाण में हम आपको बताएंगे ग्रामीण संस्कृति, लगभग गांव हुआ डेवलप, ग्रामीण इसको बोलिए, ग्रामीण संस्कृति डेवलप हुआ। इसके बाद वाले जो काल आएंगे ना, ग्रामीण संस्कृति के बाद वाले, वो होंगे शहरी। आप देखे होंगे ये गांव है, वहाँ पर बिजली पानी के साथ साथ फैक्ट्री खुल गया, बहुत सारे चीज़ें मार्केट लगने लगा। अब आदमी क्या कर रहा है? भात पे खाली निर्भर नहीं है, साथ में चाउमीन भी खा रहा है, पकौड़ी भी खा रहा है। द्वितीयक उत्पाद पे निर्भर होने लगा व्यक्ति। मोबाइल फोन आ गया, हर चीज़ आ गया, तो द्वितीयक उत्पाद पे जैसे ही व्यक्ति, द्वितीयक तृतीयक उत्पाद पे जैसे ही व्यक्ति निर्भर करने लगेगा, समझिए गाँव से शहर की ओर डेवलप कर रहे हैं। तो ग्रामीण सभ्यता को हमने देखा, जोरवे संस्कृति, कायथा, मालवा, झुक्कर झाकर संस्कृति को देख लिया। इसके बाद इन्हीं क्षेत्रों में एक शहरी क्षेत्र डेवलप करेगा, जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता है। तमाम मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें, तमाम जो शहर की जो पैमाना होते हैं, उन सारे चीज़ों को फॉलो करने वाला एक सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता होगा। उतना ही नहीं, आज के शहरों को सीख लेना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत शहर रहा है और उसके अनुसार अपने शहरों को डेवलप करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाओं को हम लोग देखेंगे और वो जो होगा चैप्टर हमारा, वो अगला चैप्टर होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल जोर नहीं लेना है, जितना याद होता है ना उतना याद होने दीजिए, जो जितना भुलाते हैं उतना भुलाने दीजिए, जो बच जाएगा ना वही परीक्षा में पूछेगा। घबराना नहीं है, इतना डीप तो पढ़ाइए देंगे कि जो भुला जाइएगा और जितना बचेगा आपको याद में वही परीक्षा में आएगा प्रश्न। इतना डीप में आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे। केवल यही करना है कि हमारे साथ जो भी आधा घंटा 45 मिनट के लिए आप बने हैं, तो सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखना है। अगर आपको मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, वीडियो रोक के, और फिर से लग जाइए। आइए हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में परिचय कर लेते हैं। इसका जो खोज है ना, 1921 में हुआ, दयाराम साहनी, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। इसका खोज 1921 में और इसका मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। थोड़ा सा याद होने में गड़बड़ हो जाता है कि राखल दास बनर्जी किसको खोज किए, किसको दयाराम साहनी किए। तो ये गांव में चलता है शिव चर्चा, जिसमें कहते हैं पहला में दया मांगना।
तो ये जो पहले जो जिसको खोज होगा ना हड़प्पा का, उसमें दयाराम हो जाएगा 1921 में। 21 पहले है 22 से, पहला में हड़प्पा का। तब हम लोग मोहनजोदड़ो को 22 में, इसमें राखल दास बनर्जी का है। बनर्जी के हम लोग याद रखेंगे। ये याद रखने वाला है। पहला में दया मांगना हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। दूसरा में अपने आप हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ऑप्शन तो देता ही है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1921 में हम लोग इसका खोज कर दिए भाई। हड़प्पा के खोज हुआ 1921 में, ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, जब हमारे यहाँ इस समय अंग्रेज है, आप देखेंगे पुरातत्व विभाग का जो स्थापना हुआ कनिंघम के नेतृत्व में, वो 1861 में हुआ। थोड़ा सा हम लोग इतिहास पे चलते हैं कि इसका पहले कारण क्या रहा इसको खोज करने का। तो 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। आप सवाल करेंगे कि 1861 में कहाँ हुआ, कहाँ 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है, 1608 में, 1616 में सब लोग आ गए हैं हमारे यहाँ भारत में, और पूरा लगभग 1773 तक हमारे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं। 1861 में क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी। आप इसको ऐसे महसूस कीजिए, आप देखिएगा इससे जस्ट 4 साल पहले 1857 में एक क्रांति हुआ, जो व्यापक क्रांति रहा, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। सिपाही विद्रोह में सिपाही लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अंग्रेजों को लगने लगा कि अब तो तख्ता पलट कर देगा। इसका कारण था, इसका कारण क्या था विद्रोह का? विद्रोह का यही कारण था कि जो पहले से जो राइफल का प्रयोग हो रहा था, उसमें जो कारतूस, चर्बी वाले कारतूस की एक घटना एक आया, लोगों के मन में जहन में आया कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, हमारे संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ है, और लोगों ने आंदोलन किया। मंगल पांडे मुख्य नेतृत्व करता रहे, जिनका पहले फांसी हुआ, और फिर तमाम हमारे कुंवर सिंह, झांसी रानी सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों ने सोचा कारतूस से क्या समस्या है, सूअर और गाय की चर्बी से क्या समस्या है, खाना थोड़े है, दांते से न छूना है, ऐसा क्या इसका संस्कृति रहा है भाई, हम लोग जानते तो इसको में नहीं लाते, इतना बड़ा आंदोलन कहाँ का फेस करते, काहे अरबों करोड़ों में हम अपना खर्च करते, विद्रोह करवाते भारतीयों से। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा क्यों, तब इसका संस्कृति जानते हैं, जैसा ही चाहेगा संस्कृति के अनुसार वैसा ही काम करेंगे। अगर ये चाहता है कि कारतूस न हो तो न रखेंगे। तब इसने तत्काल प्रभाव से 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया और खोज करना शुरुआत करवाया कि भाई पता करो कि इसका संस्कृति क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, ये किस ग्राउंड पे कहता है कि हम इस चर्बी को नहीं खींचेंगे, इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। तब जाके 1861 में हुआ। फिर एक क्रम रहा, और एक क्रम के बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले पूरे विश्व में और भी अन्य सभ्यताएं चल रही थी। हम लोग को जानकारी में था मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सब लोग बड़ा गर्व से कहते थे हमारा सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, हमारा सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, हमसे सीखो, हम लोग सबसे पहले धरती पे आए। हम लोग दुबके हुए रहते थे कि हाँ होगा इनका, क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन था नहीं बताने के लिए कि हम लोग का भी एक सभ्यता है। तो हम लोग चुपचाप सुन लेते थे कि हाँ होगा होगा, आप पहले आए हैं, हम लोग बाद में आए। वैसे भी आप गांव घर में देखिएगा, जो पहले से रहता होगा वो कहता है हम खानदानी हैं, तुम बाद में आया है, तुमको हम डेमोक्राइज करके रखेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, अब तो मेंटलिटी बहुत चेंज हो गया है, लेकिन एक बना हुआ रहता है धारणाएं। तो विश्व स्तर पर भी यही धारणाएं थी। मिस्र का सभ्यता हमेशा अपने आप को टाइट हुए कहता था हम पहले, तुम बाद में आया है, तुम बाद में हमसे विकास करेगा, हम पहले आए हैं, हम पहले विकास करेंगे। तो हम लोग दुबके हुए रहते थे भारतीय। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से वहां के वस्तुओं को जांच किया गया, यूरेनियम 14 पद्धति के माध्यम, यूरेनियम 235 के माध्यम से वहां के पत्थरों, वहां के इमारतों को जांच किया गया, तो पाया गया कि हम लोग का सभ्यता उन तमाम सभ्यताओं का समकालीन है जो अपने आप को बताते हैं
कि हम पहले आए थे, फिर हम लोग भी गर्व से चौड़ा हो गए, नहीं ना, हम भी तुम्हारे साथ थे, यहाँ इतना ही नहीं, हम तुमसे पहले थे, देखो फलना फलना प्रमाण मिला है। और हम लोग हड़प्पा सभ्यता में उन सारे प्रमाणों को देखने का काम करेंगे जो अन्य सभ्यता के लोग बोलते थे कि हम इस आधार पे तुमसे आगे हैं। आप देखिएगा एक शहरीकरण हम आपको यहाँ दिखाएंगे, एक सड़कें, नाली, घर, घर की खिड़कियाँ, महिलाओं की स्थिति, पूजा पाठ, हर चीज़ आपको जो दिखाएंगे वो लगेगा कि वाह क्या सभ्यता रहा, काश हम वापस हो जाते। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, उन्होंने किस बेस पे कहा ये भी हम आपको चर्चा करेंगे। खैर ये हड़प्पा का चीज़ नहीं है कि वेदों की ओर लौटो, वो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक का चीज़ है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए छोटा सा आउटलाइन डेवलप कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एक वीडियो भी छोटा होना चाहिए इसके चलते। तो हड़प्पा सभ्यता जो हुआ, लगभग हम लोग इसका कालखंड जो मानते हैं वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। इससे पहले से लेकर 2500 के ईसा पूर्व से लेकर हमारा हड़प्पा सभ्यता जो चला वो 1700, ये कालखंड हम लोग लगभग मानते हैं। इसमें वेरिएशन हो सकता है, लगभग 1-2 साल पहले 1-2 साल बाद, कोई 2400 लिखता है लूसेंट वगैरह, कोई इसको लगभग 2000 मान लेता है, तो इस तरह से एक वेरिएशन हुआ। तो खैर उसको से हम लोग नहीं लेना देना है, लेकिन एक मोटा मोटी जो दिमाग में हम लोग फिगर बैठाएंगे वो लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 1500 इसको मोटा मोटी हम लोग लेके चलेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा सहूलियत होगी, याद करने में सहूलियत होगी। लगभग 1000 इसको कम कर दीजिए याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो लगभग 1500 हम लोग कर देते हैं कि 1000 सालों तक लगभग ये चला। ये ईसा पूर्व समझते हैं ना, ईसा पूर्व समझते हैं या नहीं समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक आउटलाइन डेवलप कर लेंगे ईसा पूर्व के बारे में। जैसे यीशु मसीह के जो जन्म हुआ ना उसको हम लोग 0 मान लिए, और यीशु मसीह के जन्म के पूर्व वाला को ईसा पूर्व और जन्म वाला को ईसा बाद, ईसवी, इसको ईसवी पूर्व और ईसवी ईसा के जन्म के बाद, यही है। तो हम लोग इधर पीछे से चलेंगे, 2500 ईस्वी के आसपास इसका हुआ। हड़प्पा है कहाँ, तो हम लोग देखने का कार्य करेंगे। एक छोटा सा हम लोग मैप पुनः बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट हुआ और हम लोग को ये जो गौरवान्वित किया वो किन किन क्षेत्रों में हमारे यहाँ डेवलप किया। तो देखिए हड़प्पा का खोज रावी नदी के किनारे यहाँ पर हुआ। हड़प्पा है, यहाँ से रावी नदी है, ये तो सिंधु नदी हो जाएगा, ये रावी नदी। हड़प्पा का खोज यहाँ हुआ। मोहनजोदड़ो यहाँ है सिंधु नदी के किनारे। चान्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, आमरी, कोटदीजी सब लिखवाएंगे, आपको घबराना नहीं है। हम ये आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि पाषाण काल में हम लोग उलझे रह गए। एक छोटा सा आउटलाइन दे देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, आमरी, कोटदीजी। आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा वगैरह देखेंगे। दईमाबाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में। तो हम लोग कल इसमें एक चौहद्दी के साथ कि हड़प्पा सभ्यता का जो चौहद्दी है उत्तर में देख लेंगे, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, और विभिन्न क्षेत्रों को देखेंगे। नदियों के किनारे देखेंगे, किस जगह का क्या विशेषता है ये देखेंगे। और हम लोग कल इसमें देखेंगे यहाँ के शहर, नगर, मुद्रा, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सबको हम लोग देखते हुए हड़प्पा को कल खत्म करेंगे और थोड़ा बहुत ऋग वैदिक में पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बीपीएससी, इसको दुरंतो सीरीज कहिए, दुरंतो सीरीज का एक पार्ट 1 है। इसको हम लोग दुरंतो समझते हैं ना, एक ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है, दुरंतो सीरीज, इसको मान लीजिए ये पार्ट 1। कल से आपको पढ़ने में और मजा आएगा क्योंकि एक लेक्चर के रूप में हम लोग काफ़ी धारा प्रवाह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, पॉलिटेक्निक के लिए कमिटमेंट किए हुए थे कि एक बेसिक बैच हम पॉलिटेक्निक का देंगे, तो हम लोग अब फिजिक्स में पॉलिटेक्निक के लिए लगते हैं ना।